नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक भारत के संविधान के भाग 19 तक पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे भाग 20। भारत का संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। विषय क्या है? संविधान संशोधन, जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। आज ये भाग 20 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इनमें कंफ्यूज वाली चीज़ें काफ़ी हैं जो हर जगह कंफ्यूज क्लियर नहीं होते। तो आज मैंने काफ़ी मेहनत करके और जो कंफ्यूज हो सकता है उस कंफ्यूज को मिटाने के लिए, उन कंफ्यूज को परीक्षाओं में सवाल गलत नहीं हो उन कंफ्यूज की वजह से, वो सारा का सारा मैंने इसमें एक शॉर्ट माध्यम से बता दिया है। क्योंकि सबसे बड़ा ये लिखा होता है कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कितनी है। कोई 2 मानता है, कोई 3 मानता है। तो इसमें जो क्लियर जो की गई है बात, जो ये जो संकट है या ये जो कंफ्यूज है, इसको दूर करने के लिए मैंने पूरा प्रयास किया है, जो आपको आज मैं बताऊंगा। क्योंकि पिछली बार जो एक आरएएस के अंदर सवाल आया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कितनी है, या उसमें ये सवाल दिया हुआ था, तो उसमें लिखा हुआ था 3, 2, 4 इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो बहुत सारे कईयों ने 2 किया, कईयों ने 3 किया, लेकिन आरपीएससी ने उसको क्या माना है वो इसमें मैं बताऊंगा आपको। तो क्या है भारत का संविधान भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन। विषय वस्तु क्या है? संविधान संशोधन। और ये लिया कहाँ से गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी जो अच्छे जो प्रावधान थे, जो हमारे भारत की भूमि पर या भारत के शासन प्रशासन को चलाने के लिए उपयोगी महसूस हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करके हमारा एक विशाल और विस्तृत संविधान तैयार किया। तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। अब संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसमें है? संसद में। संसद का मतलब क्या होता है? संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों जब मिलते हैं तो क्या बनती है? संसद बनती है, संसद। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कहाँ से होती है? लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन इसका संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शुरुआत कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, यानी प्रस्ताव ला सकता है कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर दोनों के अंदर कोई कंफ्यूज होता है, दोनों के अंदर कोई मतभेद होता है, तो इसमें संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया या संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी होती है या सबसे बड़ा जो सदन होता है वो लोकसभा होता है। तो ऑटोमेटिकली पता है कि लोकसभा की चलेगी, क्योंकि इसमें सदस्य अधिक होते हैं। तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। किसी भी प्रकार का जब मतभेद होता है कोई अन्य मामलों में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यहाँ संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। तो ये हो गया संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? संसद से। और संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सदन का कौन सा इसको प्रारंभ कर सकता है? इसमें प्रारंभ कौन कर सकता है? लोकसभा और राज्यसभा कोई भी कर सकता है, लेकिन राज्यों की जो विधानमंडल है वो इसमें इस प्रक्रिया को शुरू नहीं कर सकती। तो और इसके लिए अगर मान लो लोकसभा राज्यसभा में कोई कन्फ्यूज होता है या फिर कोई मतभेद होता है तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता। और कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि मूल ढांचे का जो प्रावधान है या मूल ढांचे का जो विचार है वो कब आया, किसके तहत आया? तो केशवानंद भारती विवाद 1973 वर्सेज उच्चतम न्यायालय वाद के अंदर ये आया। उसके बाद में है प्रस्तुत कौन कर सकता है?
मंत्री या गैर सरकारी सदस्य। अब देखो ये कई जो कीवर्ड है ना, मंत्री तो आपको पता है, मंत्री तो कोई भी अगर मान लो भारत सरकार में जो मंत्री है वो मंत्री क्या कहलाते हैं, वो सरकारी व्यक्ति कहलाते हैं, सरकारी आदमी कहलाते हैं, क्योंकि वो सरकार के अंदर शामिल होते हैं, सरकार के अंदर शामिल होते हैं, वो सरकारी व्यक्ति आदमी कहलाते हैं मंत्री और मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडल परिषद के जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं, मंत्री, वो सरकारी सदस्य होते हैं। और गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं, गैर सरकारी सदस्य यानी प्रस्तुत कौन कर सकता है, मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, और गैर सरकारी भी सदस्य है वो भी ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है। तो पहले याद समझ लेते हैं अपने कि मंत्री कौन होता है, जो मंत्री होता है वो सरकारी आदमी माना जाता है, यानी वो सरकार का आदमी होता है, ठीक है। और सरकारी जो गैर सरकारी सदस्य हैं, वो गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं, समस्त एमएलए, चाहे वो सरकार का है, मान लो किसी भी पार्टी की सरकार है, उस पार्टी के जो एमएलए है, जो मंत्री नहीं है, वो भी गैर सरकारी सदस्य है। और विपक्षी जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां हैं, उनके जो सदस्य है जो मंत्री नहीं हैं, और वो भी क्या कहलाएंगे, गैर सरकारी सदस्य। और दूसरी पार्टी के अगर मान लो अन्य पार्टियों के जो सदस्य है वो अगर मंत्रिमंडल में शामिल है तो भी वो सरकारी सदस्य कहलाएंगे, चाहे वो विपक्ष के हैं, विपक्ष वाला तो कौन बनाता है, लेकिन उनके जो सहयोगी पार्टियां होती है उनके जो है वो भी सरकारी सदस्य कहलाते हैं। तो प्रस्तुत कौन कर सकता है, मंत्री और गैर सरकारी सदस्य, यानी कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, यानी जो एमपी है, साधारण एमपी है, सांसद है, वो भी इसको प्रस्तुत कर सकता है और मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। और वो लोकसभा राज्यसभा हो ही गया, चाहे वो लोकसभा का सदस्य है चाहे राज्यसभा का सदस्य है। फिर इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति की कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती। और इसको क्या है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार या अपने पास में नहीं रख सकता, यानी संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता और ना ही अपने पास में रख सकता, उसको स्वीकृति देनी ही पड़ती है, यानी साइन उनको करने ही पड़ते हैं, इसलिए वो विधेयक जो है वो अधिनियम बन जाता है। अब है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, संविधान संशोधन नहीं लिखा है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है, वैसे क्या है साधारण रूप में ये लिख देते हैं कि संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया 3 होती है, लेकिन 368 के तहत जो संविधान संशोधन किया जाता है वो 2 ही प्रकार है, 2 ही प्रकार है। कौन कौन से, एक तो क्या संसद के विशेष बहुमत द्वारा, और दूसरा आधे राज्यों के साधारण बहुमत और संसद के विशेष बहुमत द्वारा। ये 2 ही प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 368 के अंदर समाहित है। तो संसद के विशेष अधिवेशन द्वारा संशोधन, और कुल यानी विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है, संविधान का जो संसद का जो विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का आधे से अधिक, कुल सदस्यों का 50% से अधिक प्लस उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3 यानी विशेष बहुमत। तो ये होता है विशेष बहुमत का मतलब। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का 50% सदस्य और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 सदस्य। तो कुल का मतलब ये होता है जैसे कुल का मतलब सदन के अंदर जितने स्वीकृत हैं, जैसे उसमें उपस्थित, अनुपस्थित और जो रिक्त सीटें हैं उनको भी मान करके जोड़ करके क्या कहलाते हैं, कुल सदस्य। तो ये कुल सदस्यों की संख्या। फिर है आधे राज्यों, दूसरा प्रकार कौन सा हो गया 368 के तहत, आधे राज्यों के साधारण बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत से। इसको आधे राज्यों, जैसे मान लो अगर मान लो कोई 30 राज्य है तो 15 कम से कम 15 राज्यों की उसका समर्थन होना चाहिए और संसद का विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये दूसरा प्रकार हो गया। इसको परिसंघीय व्यवस्था का उदाहरण भी कहते हैं। परिसंघीय व्यवस्था का मतलब है इनमें राज्यों को भी साथ में ले लिया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 368 के एक बार और देख लो, 368 के तहत सिर्फ 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। एक तो
संसद के विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्यों का, संसद के कुल सदस्यों का बहुमत यानी कि उसका आधे सदस्य। आधे, साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे सदस्य यानी 50% से अधिक सदस्य प्लस उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत। तो ये हो गया विशेष बहुमत। और आधे राज्यों का साधारण बहुमत और संसद का विशेष बहुमत, इसको परिसंघीय व्यवस्था कहते हैं क्योंकि इस संविधान संशोधन के अंदर राज्यों को भी शामिल किया गया है, राज्यों को भी साथ लिया गया है। तो तीसरा जो प्रकार ये 368 से बाहर है, यानी 367 से अलावा जो एक प्रकार का और संविधान संशोधन किया जाता है वो ये है जो संसद के केवल साधारण बहुमत से यानी 50% सदस्यों के अनुसमर्थन से ये होता है। इसको विधायी प्रक्रिया कहते हैं। वैसे इसको संविधान संशोधन नहीं बोलना चाहिए, इसको एक विधायी प्रक्रिया है, यानी विधेयकों द्वारा ये जो संसद है अपने प्रस्ताव ला करके ये काम करती है। ये क्या हो गया, एक प्रकार की विधायी प्रक्रिया है। तो ये 368 के तहत 2 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। एक अन्य प्रकार का संशोधन है जो संसद अपने विधि बना करके, यानी विधायी प्रक्रिया है, उसके तहत ये संशोधन किया जाता है। तो ये कौन कौन से संशोधन कर सकती है? तो 368 के तहत, बार बार मैं 368 इसलिए बोल रहा हूँ कि 368 के तहत सिर्फ 2 बार ही 2 प्रकार से ही संशोधन किया जा सकता है, ताकि आपके मन में बैठ सके। संसद के विशेष बहुमत द्वारा जो है वो कौन कौन से मूल अधिकारों में, अगर मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है तो संसद के विशेष अधिवेशन द्वारा ही किया जा सकता है। फिर है उसके नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी विशेष बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। और दूसरा अगला तीसरा है संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, इसके जो प्रियम्बल है वो भी संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाया जा सकता है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो ये, यानी इसमें संशोधन किया गया था प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसको अगर मान लो कोई पूछे कि इसका क्रम क्या है, क्योंकि ये पूछते हैं क्रम क्या है इनका, SPA सपा क्या है, SPA, ट्रिक ऐसे याद कर लो, SPA समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्षता मत लिखना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, SPA। ये 3 शब्द जोड़े कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। मूल संविधान में जो ये प्रस्तावना है, मूल प्रस्तावना में ये 3 शब्द नहीं है SPA। अब है दूसरा प्रकार 368 के तहत किया जाने वाला दूसरा प्रकार, कौन सा है, आधे राज्यों के साधारण बहुमत और संसद के विशेष बहुमत से परिसंघीय व्यवस्था। इसमें कौन कौन से थे, राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया है वो किसके तहत की जाती है, 368 के तहत आधे राज्यों और संसद के विशेष बहुमत से। फिर है केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, केंद्र और राज्य विधानसभा की जो कार्यकारी शक्तियां हैं उसमें विस्तार के लिए भी ये दूसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन है उसके तहत किया जाता है। फिर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रक्रियाएं हैं, उनकी शक्तियां हैं, उनसे संबंधित कोई अगर संशोधन किया जाता है तो वो आधे राज्यों और विशेष बहुमत से होता है। फिर 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, उसमें क्या जोड़ना है, क्या उसमें हटाना है, वो भी प्रस्ताव कौन से होता है, संविधान संशोधन की दूसरी प्रक्रिया द्वारा, कैसे, राज्यों के साधारण बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत से, दोनों को मिला करके। फिर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे होता है पता है, राज्यसभा और लोकसभा 2 तरह के सदन होते हैं ना, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा। तो ये हो गया राज्यसभाओं का, अगर राज्यसभा की सीटों का अगर कुछ किया जाता है तो वो भी 368 के तहत किया जाता है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियां हैं, विधि बनाने की, नियम बनाने की जो शक्तियां हैं, उनका अगर मान लो संशोधन किया जाए तो भी इसके तहत किया जाएगा। फिर संविधान
संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके प्रक्रिया, यानी संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, यानी कि 368 जो है, जो खुद 368 की जो प्रक्रिया है वो भी इसके तहत की जाती है। अब बताएं, जो 368 से अलावा एक संविधान संशोधन और होता है, विधायी प्रक्रिया मान लो इसको, या विधिक संशोधन मान लो, वो किया जाता है 368 से बाहर। यानी 368 के अंदर कौन कौन से प्रकार है, वो के दो प्रकार, एक तो हो गया संसद के विशेष बहुमत से, और दूसरा हो गया राज्यों के साधारण बहुमत और संसद के विशेष बहुमत से। अब हो गया 368 से बाहर, यानी कि 2 संविधान संशोधन है। तीसरा क्या है, वो संविधान जो है संशोधन है वो 368 से अलग है, 368 से बाहर है। वो कौन कौन से हैं, ये संसद के साधारण बहुमत से, यानी ये विधायी प्रक्रिया है। नए राज्यों का प्रवेश, देखो ये कौन सा होता है नए राज्यों का प्रवेश, आपने पढ़ा था ना, वो अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी प्रक्रियाएं होती है वो अनुच्छेद 368 से बाहर है। मैं उस टाइम भी पढ़ा था कि जो 3 और 4 के अंदर जो अनुच्छेद 2 और 3 के अंदर जो ये परिवर्तन होते हैं वो संविधान संशोधन 368 के तहत नहीं आता। यानी नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों के क्षेत्र और उनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये अनुच्छेद 3 और 2 के अंदर उसके प्रक्रिया के अनुसार आता है। फिर राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, यानी राज्य में कौन सी होती है, एक विधानसभा और राज्य विधान परिषद, कई राज्यों में होती है, हर एक राज्य में नहीं होती, कुछ राज्यों में ये इनका गठन सरकार कर सकती है, ये संसद कर सकती है। राज्य विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, उसका निर्माण भी कर सकती है, उसकी समाप्ति भी कर सकती है। फिर आता है दूसरी अनुसूची में, यानी दूसरी अनुसूची में वर्णित पदाधिकारियों का शपथ, दूसरी अनुसूची पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, संसद की गणपूर्ति और सांसदों के वेतन भत्ते। देखो सांसदों के वेतन भत्ते हैं वो भी इसी के अंदर आएगा। फिर संसद में प्रक्रिया के जो नियम है, संसद की प्रक्रिया का जो नियम है वो भी 368 के तहत नहीं होगा, ये विधायी प्रक्रिया के तहत होगा। तो संसद में प्रक्रिया, संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी सांसद होते हैं, संसद और उसके सदस्य, यानी संसद का विशेषाधिकार और उनके सदस्यों का विशेषाधिकार। फिर है नागरिकता प्राप्ति, यानी नागरिकता प्राप्ति और उनकी समाप्ति, वो भी 368 से बाहर है। संसद और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन, उनका जो इलेक्शन होते हैं वो भी 368 से बाहर का प्रावधान है। और संसद और राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन। फिर हो गया निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, यह जो परिसीमन वगैरह होता है वो भी 368 के तहत ना होकर के विधायी प्रक्रिया के तहत होता है। फिर 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, यानी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की जो संबंध में प्रशासन है वो भी 368 से बाहर है। फिर है राजभाषा का प्रयोग और संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये सब के सब संविधान संशोधन 3 प्रकार के हो गए। तो तीनों प्रकार में अपने कौन से हो गए, आपको ये पूछ से मान लो कि 368 के तहत कितने प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, तो क्या होगा, 2 प्रकार के। और विशेष ये तो अलग प्रकार का है, ये भी एक संशोधन प्रक्रिया ही है, लेकिन 368 के तहत सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार की जो संविधान संशोधन के किए जा सकते हैं। तो ये आपका कन्फ्यूज दूर हो गया, क्योंकि ये कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा लोगों के मन में रहता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया 2 है या 3। तो अब मैंने अब आपके क्लियर हो गया कि 368 के तहत 2 है और एक विधायी प्रक्रिया के द्वारा, यानी 368 से बाहर जो जाकर के वो संशोधन किया जाता है वो भी एक प्रकार का संशोधन है, इसलिए 3 प्रकार के संशोधन बोल दिए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भाग 20 के अंदर अनुच्छेद 368 के तहत केवल और केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं। एक तीसरे प्रकार का जो संविधान संशोधन किए जाते हैं वो क्या है, 368 से बाहर है। 368 से अलावा जो संविधान संशोधन ये किए जाते हैं वो उसकी प्रक्रिया क्या है, संसद का साधारण बहुमत द्वारा। तो उसके अंदर ये पूरी लिस्ट है, इसमें आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और देखो इतना शॉर्ट में और इतना अच्छा, इसमें से देखो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है।
अब आपको अगर संविधान में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि वो आपके समझ में नहीं आएगी, एकदम क्लियर कर दिया। क्योंकि बुक्स में पढ़ोगे तो भी मान लो ये ऐसा कई बार समझ में नहीं आता, पहली बार में तो समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इसमें दिया हुआ ऐसा ही है कि 368 के तहत संविधान संशोधन 2 प्रकार से किया जाता है, उसके बाद फिर दिया जाता है। तो वैसे कुल मिलाकर के इसमें 3 प्रकार के संशोधन है, तो क्लियर नहीं होता। तो अब मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 368 के तहत सिर्फ 2 और 68 से बाहर है वो 1 प्रकार का संविधान संशोधन होता है। इसी के साथ ये आपका भाग 20 समाप्त हो गया है। अब 21 और 22 2 भाग रहे हैं, उसके अगली क्लास के अंदर आप एक अच्छी तरीके से आपको अगला करा दिया जाएगा। तो संविधान लगभग ये मतलब एक तरह से एक साधारण रूप में हर किसी के समझ में आने वाली जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर। और इसलिए फिर मैं कहता हूँ कि इस संविधान को दूसरी क्लासें आप चाहे स्टूडेंट्स वगैरह वो देखें, लेकिन ये जो संविधान की 20-22 जो क्लासें हैं, 20-22 जो क्लासें हैं हर आदमी के समझ में आने वाली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो संविधान की जो क्लासें है, वीडियो है, वो आप अपने परिवार के साथ, अपनी मम्मी पापा बहन भाई चाचा ताई सबके साथ बैठ करके आप समझाओ। जो थोड़े आप पढ़े लिखे हो ना, वो आप समझाओ कि हमारा संविधान, ये हमारा संविधान है, इस संविधान के अंदर ये चीज़ें हैं। तो आप अगर समझाओगे, अपने परिवार को समझाओगे, तो ये संविधान हमारा घर घर पहुंच जाएगा हमारे। क्योंकि भारत का संविधान जो है वो घर घर पहुंचेगा और हमारे घर का प्रत्येक सदस्य, हमारे देश जो है, देश दुनिया और ये जो अपना राज्य, सारे के सारे जो लोग रहने वाले हैं वो सारे के सारे भारत का जो संविधान है उस संविधान को पढ़ेंगे और उसमें ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसी के साथ अपना ये क्लास, आज की क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद, नमस्कार।